हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं डीओई दिल्ली की। बात करेंगे हम क्लास 9th और 11th की, और डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम को, आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट को। देखिए, जैसे हमारे एग्ज़ाम ओवर होते हैं ना, उसके बाद हमें लगता है कि नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा हमारा रिजल्ट। उसको लेकर के हम थोड़ा सा वेट करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, थोड़े से हम एक्साइटेड भी होते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इन बिटवीन, यानी कि आपके एग्जाम और आपके रिजल्ट के बीच में एक छोटी सी प्रोसेस और भी होती है। कौन सी होती है? वो होती है आपके एग्जाम की जो मार्किंग होती है, यानी आंसर शीट है उनकी चेकिंग की जाती है, और उसके बाद एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, और उसी क्राइटेरिया पर बेस्ड रहता है आपका रिजल्ट। ओके, इस बार क्या हो रहा है? देखिए, इस बार जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर इस बार क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि इन बिटवीन अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे के टाइम में, तो कोविड के कारण कुछ गड़बड़ रही है। हर बार जो क्राइटेरिया है आपका वो चेंज होता रहा है। तो इस बार क्या रहेगा उसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही कन्फ्यूज़ नहीं है, बल्कि टीचर्स भी कन्फ्यूज़ है कि किस क्राइटेरिया से, किस वे से हमें रिजल्ट प्रिपेयर करना है। ओके, यानी कि उसमें क्या क्या है, ये जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं किस टाइप के आ रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है, क्या वो ऐड होंगे? उनका वेटेज हमें मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? इंटरनल का क्या कुछ रहने वाला है? क्या उसका वेटेज उतना ही रहेगा या उसमें कोई चेंज आया है? ओके, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी मतलब रिमार्क्स आ रहे हैं कि सर अगर हम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएं तो क्या होगा, दो में फ़ेल हो जाएं तो क्या होगा, हमने टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या होगा, क्या हमारी जो एडिशनल सब्जेक्ट है, सिक्स्थ जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, क्या वो मैथ साइंस वगैरह को रिप्लेस करेगा या फिर नहीं करेगा, हमारी जो वोकेशनल सब्जेक्ट है क्या वो मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे? यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ है, वो है ग्रेस मार्क्स। कि मान लीजिए आपके मार्क्स अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो, आप पूरी लाइन तक नहीं जा रहे हो, तो उसमें ग्रेस मार्क्स का भी एक फंडा है। उसको भी हम समझेंगे कि ग्रेस मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है, कितना मिलेगा, और कैसे इस बार सारे बच्चे पास हो सकते हैं। तो हम 9th और 11th के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ओके, कि कैसे रिजल्ट प्रिपेयर होगा, किन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आ सकती है, ग्रेस मार्क्स के लिए आपको क्या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये कहाँ से डिस्कस करने वाले? तो देखिए, जो हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच है उसकी तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ था, बहुत पहले इशू हुआ था। जब आपने इस सेशन की शुरुआत की थी तो उसी वक्त एक ऑर्डर आया था। उसके बाद अभी रिसेंट की बात करें तो सभी स्कूल्स को एक मेल सेंड की गई है। तो मैं उसी मेल की बात करने वाला हूँ कि किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ओके, तो लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ साथ जो ओरिजिनल यहाँ जहाँ तक बात है उस सर्कुलर की, उस नोटिफिकेशन की, ऑर्डर की, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ जाना है आपको? टेलीग्राम के ऊपर जाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की। ओके, कि क्लास 9th का पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा इस बार, रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर दें कि आपका जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा उसमें टर्म 1, टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। ओके, यानी कि टर्म 1 है उसकी भी वेटेज रहेगी, टर्म 2 है उसकी वेटेज रहेगी, और इंटरनल असेसमेंट की भी वेटेज रहने वाली है। क्लियर? अब इसमें कैसे रहेगी कि इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का रहेगा, जैसा कि 10th क्लास का रहेगा। इसमें आपके जो पेन पेपर टेस्ट हुए हैं, यानी कि आपका PT1 हुआ है, मिड टर्म हुआ है, और आपका जो PT2 हुआ है, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, और उसके बेस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स मिलेंगे आपको जो क्लासरूम परफॉर्मेंस, क्लासरूम जो मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं, जो टीचर सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उनके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स हैं आपके पोर्टफोलियो के, और 5 मार्क्स आपके रहेंगे जो प्रोजेक्ट वगैरह आपके सब्जेक्ट वाइज दिए गए उनके, यानी कि कुल मिला के 20 मार्क्स है वो स्कूल देगा आपको। क्लियर? उसके बाद आपके जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ था उसकी एक अलग से वेटेज भी रहने वाली है। कितनी वेटेज रहेगी? वो 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स की वेटेज रहेगी। मान लीजिए कि आपके 80 में से स्कोर आता है, 80 मार्क्स का एग्जाम था और आपने स्कोर किया 40, तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? 10 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, यानी कि 20 की वेटेज रहनी ना, 20 उसको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि ये जो भी आपको मार्क्स मिलेगा उसको 20 में लेके आएंगे। 20 में कैसे आएगा? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितने भी आपको मार्क्स मिले उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी आपका स्कोर आएगा, जैसे 64 आया है,
64 आपका स्कोर आया, 4 से डिवाइड कर दिया तो आपके 16 हो गए, यानी कि 16 मार्क्स है वो आपके ऐड हो जाएंगे एनुअल के लिए। क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी कि इस तरीके से आपको वेटेज मिलनी है। और जो एनुअल एग्जाम होंगे उसकी वेटेज रहेगी 60। ओके, यानी कि एनुअल जो आपका 80 मार्क्स का हो रहा है तो उसकी वेटेज कितनी जाएगी, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो 60 मार्क्स आपके यहाँ से होंगे, 60 में से जो भी आप लेते हो, 20 आपके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में से होंगे और 20 आपके मार्क्स रहेंगे मिड टर्म में से। तो ऐसे करके आपका 100 का बनेगा और उसके बेस पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होने वाला है। क्लियर, यानी कि आपके मिड टर्म है वो भी मैटर करते हैं, इंटरनल असेसमेंट में मैटर करती है। यानी कि अगर आपका ये जो एनुअल अच्छा नहीं गया है, नीड नॉट टू वरी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें आपका मिड टर्म या इंटरनल असेसमेंट बेटर है तो भी आप बहुत अच्छा करने वाले हो। क्लियर। अब एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसमें 50 की आपकी थ्योरी है, 50 का आपका प्रैक्टिकल है। ओके, दोनों चीज़ें। तो उसमें क्या रहेगा, मिड टर्म है उसकी वेटेज 50 रहेगी और एनुअल की भी 50 रहेगी, यानी कि यहाँ पर 50-50 की वेटेज रहेगी। बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट है वहाँ पर इस तरीके से वेटेज रहने वाली है। मिड टर्म 20 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और एनुअल 60 मार्क्स। इसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं रहेगी ऐसे सब्जेक्ट में जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, जहाँ पर 50 की प्रैक्टिकल और 50 की थ्योरी है। क्लियर, यानी कि पहली चीज़ समझिए, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद ये कि हमें मार्क्स कितने लेने हैं। तो देखिए, आपको पास होने के लिए अ स्टूडेंट नीड टू सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स ओवरऑल। इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ओवरऑल, यानी कि आपको 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। ओके, यानी कि इसमें किस में से, कि आपके 20 इंटरनल हो गए, 20 आपके हो गए मिड टर्म के, 60 हो गया आपका एनुअल का। यहाँ पे आपको मार्क्स दे दिए गए, मान लीजिए 16 मार्क्स आपके आ गए। यहाँ पर आपके 20 में से 5 ही लगते हैं, यहाँ पर आपके अगर 12 भी आते हैं, 60 में से 12 भी आते हैं, पास हो आप। ओके, हो गए ना आपके 21 प्लस 33, 12 को अगर हमने प्लस कर दिया, यानी कि 12 भी आ रहे हैं तो भी आप पास हो रहे हो। मान लीजिए कि आपके टर्म्स अच्छे रहे हैं टीचर्स के साथ, यहाँ पे आपके इंटरनल में 18 लग जाते हैं, मिड टर्म में आपके 10 लग जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप 15 लेकर के आते हो, कितने हो गए 28, मतलब 15, यहाँ पे आप 5 भी लेके आते हो तो भी क्या हो रहे हो, आप पास हो रहे हो। समझ में आ रहा है ना। यानी कि आपके लिए पहली चीज़ ये कि 33 तक पहुँचना है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, कि अगर आप 5 लेते हो तो दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आएगी उसकी, यानी कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पास होने के लिए आपको ओवरऑल 33 लेने हैं, उसमें इंटरनल को मिला करके आपको लेने हैं। ओके, अलग से ये नहीं कि 60 का एग्जाम हुआ तो उसमें से ही आपको 20 लेने हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर बच्चे के 60 में से 20 नहीं आ रहे हैं या 80 में से वो 27 नहीं ले रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आप फेल नहीं होने वाले। क्लियर। उसके बाद, इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड पास एट द एंड ऑफ द सेशन, अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 33% मार्क्स ओवरऑल इन ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट। यानी कि जो 5 मेन सब्जेक्ट है इनमें आपको पास होना पड़ेगा, यानी कि 2 लैंग्वेज हो गई और 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, इन सब में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं कि आप एनी 5 में पास हो गए तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, इनमें आपको सेपरेटली 33% लेने ही होंगे। क्लियर। अब इसमें एक और चीज़ है जो आपको बता रहा था अभी, कि ही और शी नीड टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। यानी कि आपको मिनिमम 25% जो मार्क्स है वो एनुअल में लेने हैं। यानी आपकी अगर बात की जाए तो आपको जो 60 का एग्ज़ाम, 60 वेटेज जाएगी ना, सेकंड टर्म है, हुआ तो 80 का है लेकिन 60 जाएगी। अब 60 में से 25% कितना होगा, 15। यानी कि आपको 15 मिनिमम मार्क्स लेने हैं। कितने लेने हैं, 15 मिनिमम लेने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे चाहे इंटरनल में आपकी यहाँ 20 लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके 20 में से 18 भी बन रहे हैं, तो भी आपको 15 अगर यहाँ नहीं आते हैं तो आप पास नहीं माने जाओ। यानी कि मिनिमम 15 तो यहाँ पर लेने पड़ेंगे 25%। क्लियर। यानी कि यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, कि आपको वेटेज क्या जाएगा, कि 80 को 60 में कन्वर्ट करते हैं तो 60 में से 15 आपके बनने चाहिए। ओके, 80 में से आपके मिनिमम 20 आने चाहिए, तब वो 15 बनेंगे। ओके, 80 में से अगर 20 आते हैं दैट्स ओके, पिछले वाला इंटरनल असेसमेंट मिला करके आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 80 में से 20 नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत आएगी, मतलब आप तो पास नहीं हो पाए। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ है, वो है ग्रेस मार्क्स।
उसका भी मैं बताने वाला हूँ कि ग्रेस मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया ना कि आपको मिला करके 33 पे तो जाना है, लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई है कि आपको एटलीस्ट 25% है वो एनुअल एग्जाम में लेने, यानी कि 80 में से आपके 20 आने चाहिए, ताकि 60 में से आपका 15 का वेटेज बन पाए। ठीक, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि स्किल कोर सब्जेक्ट जो आपके स्किल्स जो सब्जेक्ट है, वोकेशनल जो सब्जेक्ट है, जो भी आपने ऑप्ट किए हैं, स्टूडेंट्स ने जो ऑप्ट किए हैं, विल नॉट रिप्लेस एनी मेन सब्जेक्ट। यानी कि आप स्किल सब्जेक्ट में पास हो रहे हो, आईटी में आपके पास टूरिज्म है, आपके पास ऑटो है, आपके पास हेल्थ केयर है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें पास हो जाते तो उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको इन 500 सब्जेक्ट में पास होना ही पड़ेगा जो मेन सब्जेक्ट है। यानी कि ये सब्जेक्ट है तो इनको अलग से सेपरेटली आपको पास करना है। उनका ऐसा कुछ नहीं है जैसे 10th क्लास में या 12th क्लास में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ अलग क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे 9th में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। ये सेम कंडीशन 11th क्लास के लिए भी रहेगी। इसके साथ साथ कि आपके लिए अगर स्किल कोर्स से रिलेटेड गए कि स्किल जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि टूरिज्म है, ऑटो है, इस टाइप के आपके सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, तो इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड पास इन द सब्जेक्ट्स अंडर स्किल कोर्स सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 33% मार्क्स सेपरेटली इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। यानी कि आपको स्किल सब्जेक्ट में क्या लेना है, जैसे 50 का आपका रिटन हुआ, 50 का आपका प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल में से आपको दे दिए गए 40 मार्क्स, ओके, दे दिए गए या आपने ले लिए। ठीक, यहाँ पर क्या करना है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप तो पास हो भाई, 100 में से 40 आ गए यहीं पास हो, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर भी 17 मिनिमम लेने होंगे। ओके, अगर यहाँ पे आपको 50 में से दे दिया टीचर ने 50, ठीक, आ गए 50, और यहाँ पर अगर आप रह जाते हो 15 पे, टोटल तो आपके 65 बन जाएंगे, लेकिन आप फेल हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम 33% यानी कि 17 मार्क्स लेने पड़ेंगे स्किल सब्जेक्ट में पास होने के लिए। क्लियर? इसके साथ साथ अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल होते हो, यानी हिंदी और इंग्लिश में अगर फेल होते हो, तो वहाँ पर क्या रहेगा कि अगर आपके पास संस्कृत, उर्दू या पंजाबी है तो वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर फेल हो जाते हो तो ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट आपने 6 सब्जेक्ट कोई और ले रखा है और वो सब्जेक्ट आपको पास करवा दे कि चलो उसकी जगह पे आपको मेन 5 में ही पास होना ना, 6 में से 5 में, तो वो ऐसा नहीं होगा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है वही लैंग्वेज को रिप्लेस करेगा। यानी कि आपकी 6th इंग्लिश में अगर फेल हो गए तो संस्कृत, पंजाबी या उर्दू में अगर अच्छे मार्क्स है तो नीड नॉट टू वरी, उसमें अगर फेल हो तो भी चलेगा आपका। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि एक ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है किसी बच्चे के साथ, क्या सिचुएशन आती है कि इन ए केस अ स्टूडेंट डजंट सिक्योर 33% मार्क्स इन बोथ द लैंग्वेज, जैसे कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो फेल हो गया। ओके, और थर्ड लैंग्वेज जो ऑप्ट उसने की है वो क्वालिफाई कर लेता है थर्ड लैंग्वेज को। ओके, तो इसमें क्या होगा कि थर्ड लैंग्वेज में उसने की ऑप्टेड एंड क्वालिफाइड सिक्योर 33% मार्क्स और अबो बाय स्टूडेंट विल नॉट रिप्लेस द ग्रांट ऑफ द कंपार्टमेंट इन वन लैंग्वेज। इससे क्या होगा कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपके पास, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, उसमें से आप दोनों में ही फेल हो गए, तो एक जो लैंग्वेज हो गया ना आपका, तीसरा जो 6 सब्जेक्ट आपका संस्कृत, वो या तो हिंदी को रिप्लेस करेगा या इंग्लिश को रिप्लेस करेगा। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों को ही रिप्लेस कर देगा, तो आपकी कंपार्टमेंट तो फिर रहेगी। ओके, यानी कि कंपार्टमेंट आपको देना पड़ेगा, जो लैंग्वेज है वो एक ही सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, यानी कि लैंग्वेज ही लैंग्वेज को रिप्लेस करेगा, तो ये भी रहेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि सीन ये बनता है कि आपके इंटरनल में ठीक है और 80 में से आपके 20 मार्क्स नहीं बने तो फेल हो आप। तो एक और तरीका है, वो है ग्रेस मार्क्स का। टीचर अगर चाहे, आपका बिहेवियर अच्छा है, ठीक, आप अच्छे से, अगर टर्म्स आपके अच्छे हैं, रेगुलर स्टूडेंट रहे हो, तो आपको ग्रेस मार्क्स दी जा सकती है। कि कितने मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है? मैक्सिमम ऑफ 10 ग्रेस मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ द मार्क्स इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ओनली फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास। इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो फेल हो रहा है तो उसको 10 मार्क्स की ग्रेस दी जा सकती है अगर उस बच्चे के मार्क्स कम बन रहे हैं। ठीक, तो 10 मार्क्स की ग्रेस कितने सब्जेक्ट में? एक में दे दो या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में दी जा सकती है, कितने भी सब्जेक्ट में दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए मैं ग्रेस वाला आपको सिचुएशन बताता हूँ कि किस टाइप से। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट के इंटरनल और मिड टर्म को मिला करके वहाँ पे आ रहे हैं 19 और यहाँ पे वो ले रहा है 26 ले रहा है, 45 हो गए थे यहाँ तो वो पास है। ठीक, ऐसे इसमें हो रहा है 14 आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं, पास है।
यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि उसके इंटरनल और मिड टर्म के मिला के 12 बने, 17 आ गए यहाँ से, टोटल बने आपके 29। अब क्या होगा, 33 तो बने नहीं, तो 4 मार्क्स की ग्रेस टीचर यहाँ दे देगा, 33 पे पहुँच गए। ओके, उसके बाद यहाँ साइंस में सेम सिनेरियो, यहाँ पे 29 बन रहे हैं, 13 + 16, 4 की ग्रेस मार्क्स टीचर आपको यहाँ दे देगा। यानी कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ पास करने के लिए दी जा सकती है, क्लियर। और उसके बाद सोशल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके बन रही थी, यानी कि इस टाइप से 8 मार्क्स की ग्रेस मिल गई ना। मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है, 10, 8 से काम चल गया, ठीक। हाँ, ये नहीं होगा कि मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में फेल है, 3 में ग्रेस दे दो और चौथे में वो कि उसकी कंपार्टमेंट आ जाए, इसके लिए नहीं। कंपार्टमेंट लाने के लिए जो ग्रेस है वो नहीं दी जा सकती, पास करने के लिए दी जा सकती है, ठीक। यानी कि कंपार्टमेंट ला के छोड़ देते हैं तो उसके लिए ग्रेस नहीं दी जाएगी। हाँ, बच्चा पास हो रहा है उन ग्रेस मार्क्स से तो दी जा सकती है, क्लियर। इसके साथ साथ ये है कि आपके पास जो भी एडिशनल जो सब्जेक्ट हैं 9th क्लास में, या अगर हम बात करें 11th क्लास के स्टूडेंट्स की, तो उन सब के लिए कि जो एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास, उनको पास करना कंपलसरी होगा। अगर उनमें फेल हो जाते हैं आप, कहीं लगे कि नहीं मेन सब्जेक्ट में पास है तो पास, ऐसा नहीं है। 10th और 12th क्लास में उन सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको पहले पास करोगे, ओके। इसके साथ साथ अगर आपने टर्म 1 के एग्ज़ाम नहीं दिए, मेडिकल या इंटरनेशनल गेम्स थे, आपने परमिशन ले रखी है, मेडिकल आपने दे रखा है, तो आपका रिजल्ट है वो टर्म 2 के बेस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि टर्म 1 की वेटेज खत्म कर दी जाएगी, टर्म 2 के जो 80 है 80 में से ही आपके लगाए जाएंगे, क्लियर। तो ये भी सिनेरियो आपका क्लियर होना चाहिए कि टर्म 1 अगर नहीं दिए तो रिजल्ट कैसे बनेगा। उसके बाद है कि इफ़ अ स्टूडेंट स्टिल फेल्स टू सिक्योर 33% मार्क्स, की एक स्टूडेंट है वो अभी भी 33 तक नहीं पहुंच रहा, हमने शाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया, इंटरनल में भी, मिड टर्म भी हो गए, एनुअल भी हो गए, ग्रेस मार्क्स भी दे दिया, तो क्या होगा, उसे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बैठना होगा अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होता है। और कंपार्टमेंट का जब एग्ज़ाम देगा, जैसे 80 मार्क्स का वो एग्ज़ाम देगा, तो उसको 80 में से 27 जो 33% होते हैं तो वो उतने लेने पड़ेंगे। वहाँ पे ग्रेस नहीं दी जा सकती, ग्रेस यहाँ मिल सकती है। उसमें अगर वो 26 पे भी अटक गया ना तो भी वो रिपीट करेगा, उसको ग्रेस वहाँ पर नहीं मिलेगी कि कहीं वहाँ पे भी सोचो कि ये रूल अप्लीकेबल होगा, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिलने वाली, ग्रेस यहाँ पे दी जा सकती है, ठीक। अ स्टूडेंट हु अपीयर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन कैन बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर अपीयरिंग एट द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन नॉट मोर देन 2 फेलिंग सब्जेक्ट। एक और चीज़ रहेगी कि जो 9th क्लास में अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो डीओ दिल्ली के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको कंपार्टमेंट दी जाएगी, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट की। ये भी है कि एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 में फेल होते तो भी आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ठीक। ये जो एग्ज़ाम कब होगा, ये आपका एग्ज़ाम होगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा, 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप इन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो। और उसके बाद ये कि उन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी आपके 33% मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक, जो चाहिए, क्योंकि ग्रेस नहीं मिलेगी, तो आपको क्या डिक्लेयर किया जाएगा, अनसक्सेसफुल फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स जैसा कि पहले बताया कि मिलने वाला नहीं है, आप फेल हो जाओगे और फेल हो गए तो आपको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये रहेगा सिनेरियो कि किस टाइप से आपको मार्क्स मिले, कैसे ग्रेस मिलेगी और कब आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक। तो ये किसका क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, क्लास 9th का। अब हम बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया, जो पासिंग क्राइटेरिया क्लास 11th का क्या रहेगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो हम वेटेज की बात कर लेते हैं। तो जो 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा, वो 25% का वो वेटेज रहेगा मिड टर्म का, ठीक। यानी कि मिड टर्म में से 25 में से वहाँ से लिए जाएंगे और एनुअल का 75 का रहेगा। मान लीजिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें से 25%, ठीक। जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लगा लीजिए, उसका 80 का अगर एग्ज़ाम हुआ है तो 80 प्लस आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट या उनको लगा लिया जाए तो वो 100 हो गए, और उसमें से 25% जो आपके बनते हैं तो वो वेटेज लिया जाएगा आपका मिड टर्म में से, और एनुअल में 75% का वेटेज लिया जाएगा। और यहाँ पर भी आपके साथ क्या रहेगा कि अगर आप फेल हो जाते हो, 33% आपको नहीं मिल रहे हैं, तो 10 मार्क्स की ग्रेस आपको भी दी जाएगी। कितनी दी जा सकती है, मैक्सिमम 10 मार्क्स की दी जा सकती है, ताकि वो 33 तक पहुँच पाए, यानी कि उसके प्रमोशन के लिए, ताकि वो पास हो पाए। कंपार्टमेंट ये नहीं होगा कि बच्चा फेल होता दिख रहा है 3 सब्जेक्ट में, चलो ये कर दें कि 2 सब्जेक्ट में उसको पास कर दिया जाए, ग्रेस दे करके कंपार्टमेंट आ जाए, उसके लिए ग्रेस नहीं मिलेगी। ग्रेस तब दी जाएगी कि उस ग्रेस को देने से बच्चा कंप्लीट पास हो रहा है तो ही दी जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दोबारा से लेता हूँ, जैसा 9th क्लास के लिए हमने लिया था कि कैसे
किस सिचुएशन में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। यहाँ देखिए कि हिंदी है आपके पास, उसमें 19 आपके ऐड हो गए जो मिड टर्म है वहाँ से, ओके, और 26 सेकेंड टर्म से, 45 हो गए, पास हो, 33 चाहिए थे। इंग्लिश में भी सेम सिनेरियो, 40 बन रहे, पास हो, ठीक है, ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए कि आपके मैथ्स में, मैथ आपके पास मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे 12 मार्क्स बने आपके मिड टर्म के, आपके ऐड हो गए, 17 बने आपके सेकंड टर्म में से, टोटल हो गए 29, मिला करके लेने थे 33%, नहीं बन रहे ना, तो 4 मार्क्स की ग्रेस आपको दे दी जाएगी, 33 तक पहुँच गए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स आपके पास सब्जेक्ट है, तो इको में भी क्या हुआ कि आप 29 पे अटक रहे, तो 4 मार्क्स की ग्रेस आपको यहाँ दे दी, ओके। यानी कि मैक्सिमम 10 मार्क्स की ग्रेस दी जा सकती है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में दे दो, नहीं एक में नहीं, चाहे वो एक में ही अगर ज़रूरत है तो एक में ही दे दो, या एक से ज़्यादा में थोड़े थोड़े बांट करके दे दो, ठीक। एक सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा 10 के 10 एक सब्जेक्ट में नहीं दिए जा सकते, कितने दिए जा सकते हैं, एक सब्जेक्ट में 5 दिए जा सकते हैं। यानी अगर आप 27 पे अटक रहे हो तो उस सब्जेक्ट में 6 नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको सिर्फ मैक्सिमम 5 दिए जा सकते हैं। 32 पे पहुंचोगे तो भी आप पास नहीं होने वाले, ओके। तो ऐसे रहेगा। और जैसे पोल साइंस का है तो यहाँ पे आपको नीड नहीं रही कितने मार्क्स चाहिए, तो इस टाइप से आपको ग्रेस मार्क्स से भी पास किया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, अगर वो अटकते हैं लटकते हैं तो ग्रेस मार्क्स है उनको प्रमोट करवा देगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया कि एक सब्जेक्ट में 5 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते। अगर आपके 28 पे अटक रहे हो तो 5 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं, अगर आप 27 पे अटक रहे हो तो नहीं मिलेगी ग्रेस, ठीक, ये कंडीशन रहेगी। नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपकी फिर भी कंपार्टमेंट आ जाती है, यानी एक में फेल हो तो कंपार्टमेंट है, ठीक, कंपार्टमेंट अगर आ जाती है तो वहाँ पर ग्रेस मार्क्स का कोई सिनेरियो नहीं रहेगा, वहाँ तो आपको 33% अपने दम पर ही लेने पड़ेंगे, ठीक। एक सब्जेक्ट में अगर फेल होते हो, एब्सेंट होते हो तो कंपार्टमेंट होगी, और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में अगर फेल या फिर एब्सेंट रहते हो तो स्टूडेंट फेल होगा, डायरेक्ट फेल होगा। इट मीन्स दैट उनको क्लास है वो रिपीट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके पास 11th क्लास में जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मैंडेटरी है 12th क्लास में अपीयर होने के लिए, क्लियर। तो ये क्राइटेरिया रहेगा आपका कि किस तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर होगा, किस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। और जहाँ तक आपके रिजल्ट की बात है तो उसको लेकर के अभी डेट फिक्स नहीं की गई है, और होपफुली 30 मार्च को आपका रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। हालांकि उसको लेकर के विद इन 2 डेज़ एक नया सर्कुलर आने वाला है, जिसमें डेट वगैरह है वो मेंशन की जाएगी कि किस डे को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है, ऑनलाइन आने वाला है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी, आई होप सो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने कुछ डेज़ पहले पब्लिश किया था कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो कैसे बन सकते हैं, और वो भी अगर आर्ट्स के साथ बनना है तो कैसे बनोगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक टारगेट ज़रूर मिल पाए, पर्टिकुलरली जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जो 9th से 10th में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो पाए कि हम ऐसा करेंगे तो हम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।